नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक समेत अन्य एजेंडों पर होगी चर्चा। कृषि मंत्री ने दुमका में कृषि अवसंरचना कोष जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन। कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया बल। नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों की झारखंड बंद का मिलाजुला असर। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। जैक ने वर्ग 11वीं की परीक्षा को किया स्थगित। और राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों की समय सारणी में हुआ बदलाव। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी श्रमिकों के हित में जारी किया एसओपी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 171 देशों के प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस संबंध में दूरदर्शन ने केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसमें सिविल सर्वेंट की, सिविल सेवकों की एक बड़ी भूमिका होती है। एक चीज पर पीएम मोदी का सबसे ज्यादा अगर फोकस रहा बीते 9 वर्षों में तो वो मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। किस तरह से देखते हैं बीते 9 वर्षों की यात्रा को और आगे क्या कुछ करने का इरादा है? 2014 से पहले एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ करता था, अब इसको 2 दिवसीय बना दिया गया, एकेडमिक बेस बना दिया गया। अलग अलग सत्र होते हैं जहां पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ आकर के अपने प्रस्तुतियां भी रखते हैं और फिर साथ में विचारों का आदान प्रदान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है वो पहले अधिकतर इंडिविजुअल ऑफिसर या इंडिविजुअल ग्रुप्स पर आधारित होता था, अब उसको एक व्यापक स्वरूप दे दिया गया प्रतियोगिता के आधार पर। अब जैसे विकसित भारत लास्ट माइल डिलीवरी जो इस बार की थीम है, अंत्योदय का के आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर, उसके अंतर्गत भी कुछ एक सब थीम्स रख दी गई हैं। और अपेक्षा ये होती है कि जिले ऑनलाइन उस प्रतियोगिता में भाग ले। और ये प्रधानमंत्री का एक निजी सुझाव था जिसके बाद हमने 2015 के बाद 16 के बाद इसमें बदलाव लाया और ये इतना सफल रहा कि आज ये स्थिति है कि लगभग 750 से अधिक जिले हैं इस देश में, सबके सब इसमें भाग लेते हैं और पूरे उत्साह के साथ स्पर्धा करते हैं कि हमें पुरस्कार हासिल हो। और साथ ही साथ जो भारत सरकार के जो प्राथमिक योजनाएं, कार्यक्रम हैं, उनको जल्दी से धरती पर लाने का भी काम होता है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रशासन को लेकर के अनेकों नई प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी उनका था। असिस्टेंट सेक्रेटरी 3 मास यहां पर बताएंगे अपने स्टेट क्वार्टर जनरल। उसी प्रकार ये जो सिविल सर्विसेज डे है इसको 2 दिवसीय करके एक एकेडमिक व्यापक स्वरूप दिया गया। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस आया है जिलों के भीतर, आप जो कह रहे हैं कि लगभग 100% पार्टिसिपेशन, उसका कितना ग्राउंड पर फायदा मिल रहा है और कैसे निगरानी आप लोग कर रहे हैं? उससे एक लाभ तो ये है कि एक सभी जिलों की एक तरह की मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है, कोई जिला अलग नहीं रहता। अन्यथा पहले क्या होता था, कोई कार्यक्रम या कोई योजना किसी कुछ एक क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से लागू होती थी, वहां उसकी जानकारी भी जिला के अधिकारियों को अधिक रहती थी। कहीं वहां की क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण या वहां की राज्य की सरकारों की प्राथमिकताएं भिन्न होने के कारण कुछ अंतर रहता था। लेकिन अब उसका थोड़ा बहुत एकीकरण हुआ है इस प्रतियोगिता के माध्यम से कि सभी तत्पर रहते हैं कि हमने साल के भीतर परिणाम लाके देने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख भाग लेने वाले हैं। अहम बात यह है कि ये सम्मेलन अपनी तरह देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और सरकार की नशीली पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तेजी लाने की कोशिशों के तहत इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में राज्यों को ड्रग्स के खतरे से लड़ने और ड्रग मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशकों के तहत समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर मानस की भी शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का 21 अप्रैल को गुमला जिला में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर गुमला के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर जरूरी हिदायत दी। जो विजिट माननीय राज्यपाल महोदय का विजिट है 21 को, जिसके लिए गुमला पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में हमारा दौरा हुआ है। सारे प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। हम लोगों ने जितना भी स्थल है सभी को चेक किया गया है और सभी को बढ़िया सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, ताकि बढ़िया माहौल में भ्रमण हो माननीय महोदय का, और उसको संपूर्ण कराने का हम लोग जिम्मेदारी ली है। इसको कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और अभी इसके लिए लगातार विजिट हमारी हो रही है। हम लोग इसको अच्छे से कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर काफी गंभीर हैं। वे समय समय पर योजनाओं की जमीनी हकीकत का भी जायजा ले रहे हैं। श्री सोरेन कल इस सिलसिले में विभागीय सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मणिपुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के क्रम में मणिपुर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जनजातीय समुदाय से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। उपराजधानी दुमका में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि अवसंरचना कोष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। उपराजधानी दुमका के एग्रो पार्क स्थित कन्वेंशन सेंटर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दीप प्रज्वलित कर कृषि अवसंरचना कोष जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हर वक्त किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बीज दे रही है, उसका वे सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करें। हमारा किसान 4 एकड़ में खेती करे तो हम भी उसको दिखाएं कि देखिए किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। रहा बात सिंचाई की व्यवस्था, तो हम आपको सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहते हैं। सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आलमगीर आलम साहब ने इस साल घोषणा किया कि 1 लाख कुआं हम बनवाएंगे। मतलब यदि 4400 पंचायत है, तकरीबन हर पंचायत में 2500 कुआं बनेगा। इस मौके पर दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने किसान कल्याण और कृषि विकास पर बल देते हुए किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी दी तथा उनसे लाभ उठाने की अपील की। जिससे कि उन क्षेत्रों में जहां किसान मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का उतना अच्छा प्रतिफल नहीं मिल पाता मौसम की वजह से, वहां हम उनको कुछ सहयोग कर सकें। इसी प्रकार से जिस तरह से इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से किसानों के लॉस को कवर करने की कोशिश की गई है, उस प्रकार का आश्वासन अगर इस बार भी किसानों को रहे ताकि वो आगे बढ़ चढ़ करके रिस्क ले सकें और अपना मेहनत कर सकें, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उपज होने के बाद उसके लिए बाजार उपलब्ध कराना और विशेष करके ऐसी चीजों को की उपज को बढ़ावा देना जो कि सामान्यतया रोजमर्रा के कृषि गतिविधि में हम लोग समाहित नहीं करते हैं। केवल धान तक अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, फसलों का विविधीकरण है, उसकी तरफ आगे बढ़ें। कार्यक्रम में दुमका के विभिन्न प्रखंडों से आए सैकड़ों किसानों ने शिरकत की।
इस दौरान जिले में बेहतर खेती के तौर तरीकों को लेकर किसानों के सुझाव लिए गए। किसानों ने सरकार से समय पर बीज, पानी और बाजार उपलब्ध कराने की मांग की। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। विधानसभा की सदाचार समिति ने गिरिडीह में विभिन्न विभागों में लंबित पेंशन और अनुकंपा के मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। गिरिडीह परिसदन में आयोजित इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सदाचार समिति के सभापति केदार हाजरा ने संबंधित अधिकारियों को मामले को यथाशीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने की भी हिदायत दी। तो गिरिडीह जिला में जो हम लोगों ने आज समीक्षा किया, उसमें अनुकंपा में 5 आवेदन पेंडिंग है और पेंशन विभिन्न विभागों में, जैसे स्वास्थ्य विभाग में 3 है, अन्य विभाग में इसी तरह 2-3 मतलब मिला जुला करके 10 पेंशन बाकी है और अनुकंपा में 5 पेंडिंग है। बाकी जिला ने अनुकंपा पर नियुक्तियां कर दिया है और जो चीज़ें बच गया है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आने वाला समय में सबको कर देना। ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है, हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है। जैसे सदर हॉस्पिटल को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम लोगों ने CS को कहा है कि चूँकि कोरोना अभी गिरिडीह में निकला है तो उसकी रोकथाम में और या उसको कैसे हम आगे नहीं बढ़े उस पर हम लोगों ने साफ सफाई अन्य चीज़ों पर उसको ध्यान दिलाने का काम किया है। बाकी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें अच्छा प्रतिवेदन था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद सांसद PN सिंह ने निरसा के खुसरी पंचायत के भलखुरिया प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों के साथ आयोजित बैठक में हिस्सा लिया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। रांची सांसद संजय सेठ ने राजधानी रांची में अनियमित बिजली आपूर्ति पर नाराजगी जताई है। श्री सेठ ने ट्वीट कर कहा कि रांची शहर के कई इलाकों में पूरी रात बिजली नहीं थी। गर्मी से आम जनजीवन बेहाल रहा। सुबह सुबह घरों में पानी भरने तक के लिए बिजली नहीं रही। कई मोहल्लों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके ड्राई हो गए हैं। इसका समाधान कुछ नहीं हो रहा। गुमला उपायुक्त ने बताया कि टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के तहत गुमला जिले के स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण के लिए मई के अंत तक सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीन अधिष्ठापित करने का निर्णय हुआ है। जून में डुमरी और बसिया में मोतियाबिंद मरीजों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन होगा। खूंटी के अड़की थाने में दिव्यांग मोहन मुंडा द्वारा परेशानी में मदद की गुहार लगाने पर उन्हें थाना प्रभारी द्वारा BDO से संपर्क कर दिव्यांग पेंशन योजना शुरू कराया गया और व्हील चेयर देने के लिए कार्रवाई की गई। दिव्यांग मोहन मुंडा को थाना द्वारा कपड़े उपलब्ध कराए गए और आर्थिक मदद दिया गया। साप्ताहिक जनता दरबार में गुमला उपायुक्त फरियादियों की समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने लोगों से प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभाग में कार्रवाई के लिए तुरंत भेज दिया। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जमशेदपुर शहर में देर रात अपराध नियंत्रण के वास्ते सघन जांच अभियान चलाया गया। गुमला उपायुक्त ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विभिन्न लाभुकों को रोजगार सृजन के लिए 70 लाख से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कुछ दिनों पूर्व सड़क दुर्घटना में चोटिल गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी से रांची के एक निजी अस्पताल में जाकर उनका कुशल क्षेम जाना। श्री मरांडी ने कहा कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और जल्द ही वे जन सेवा में पुनः लोगों के बीच उपस्थित होंगे। साहिबगंज में NGT के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु लेआउट प्लान बनाने को लेकर खनन कारोबारियों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मैप अप्रूवल, जिसमें एरिया का स्केच और खनन क्षेत्र लेंथ नापी के साथ ही वृक्षारोपण की भी जानकारी दी गई। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जनता दरबार के माध्यम से मिलने आए आमजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित गति से नियमानुसार मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। धनबाद जिले के सोनारडी में पुलिस द्वारा OP क्षेत्र अंतर्गत कोयरी सिंह बस्ती में अवैध मुहाने को BCCL एवं CISF के सहयोग से बंद किया गया।
रांची के हिंदपीढ़ी थाने में 2 लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल फोन बरामद कर वापस किया गया। मोबाइल फोन वापस पाकर दोनों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इसके लिए रांची पुलिस का आभार जताया। और गुड न्यूज में देखते हैं, श्री अन्न से बने लड्डू स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार देने वाले ये मिलेट्स पोषक तत्वों का बूस्टर डोज है, जिसकी आज हम सबको जरूरत है। हम ये जो पॉजिटिव 5 मिलेट्स है उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम का नाम है ओमनी ओजस और मैं उसकी मेंबर हूँ। हम बानियार मिलेट रवा का चॉकलेट लड्डू बनाए हैं। जो ऐसे हम वो नॉर्मल रवा का या गेहूं के जो बनाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, ये हमारा हेल्दी वर्जन है। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मिलेट्स होते हैं हमारे जैसे ही बानियार मिलेट्स का मैं आज बता रही हूँ। तो जो थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो होता है तो उसमें ये फायदेमंद रहता है। जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के उसमें भी ये फायदेमंद रहता है। पोषण के कर्णधार श्री अन्न से बने ये स्वादिष्ट लड्डू कैसे बनते हैं, चलिए आपको बताते हैं। घाव और मिलेट की इस बारीक सूजी को सबसे पहले घी में सेका जाता है। अच्छे से सेकने के बाद इसे ठंडे होने के बाद इसमें नारियल का बूरा मिला देते हैं। फिर अलग से गुड़ की चाशनी बनाई जाती है। फिर इसमें जो सेका हुआ मिलेट है उसे मिक्स किया जाता है। फिर उसमें चॉकलेट पाउडर, इलायची, ड्राई फ्रूट मिक्स किए जाते हैं। सर्दियों में इसे गोंद, सौंठ इत्यादि मिलाकर भी खाया जाता है। इसके बाद पूरे मिक्सचर के ठंडे होने के बाद उसे लड्डू के शेप में किया जाता है और नारियल के बूरे से सजाकर तैयार है आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलेट के लड्डू। अहमदाबाद की ओमनी ओजस की टीम बहुत लंबे समय से लोगों में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। साथ ही साथ ये लोग श्री अन्न से बनी कई स्वादिष्ट और रोचक व्यंजनों से लोगों का पोषण कर रहे हैं। हमारी टीम को मिलेट्स के फायदे मालूम है, जैसे कि नेगेटिव मिलेट्स जो खाते हैं तो उनसे क्या क्या डिसीज होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, तो जो भी जितने भी पेशेंट है, जितने भी डिसीज है, तो ये खाने से उसमें फायदे रहते हैं। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की परंपराओं से परिचित हैं। वो ये भी जानती है कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता। जहाँ श्री होती है वहाँ समृद्धि भी होती है और समग्रता भी। आप भी अपने जीवन में श्री अन्न को अपनाकर स्वास्थ्य और समृद्धि रूपी धन पाइए। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सेहत की बात में देखते हैं, बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत को कैसे छुड़ाएं। अंगूठा चूसने की आदत आमतौर पर काफी बच्चों में देखी जाती है। छोटे बच्चों को अंगूठा चूसना पसंद आता है और उन्हें बेहतर महसूस होता है, इसलिए कुछ बच्चे सोते हुए अंगूठा चूसने की आदत में पड़ जाते हैं। 2 साल 3 साल तक अगर बच्चा अंगूठा चूसता है, बहुत तेज नहीं, तो फिर भी दांतों में इतना नुकसान नहीं होता। 4 साल तक कई रिसर्चर्स कहते हैं अंगूठा चूसते रहो 4 साल तक, कोई इतना नुकसान नहीं होता दांतों का। पर उसके बाद भी अगर अंगूठा चूसता रहता है बच्चा और ये क्रिया चलती रहती है तो ये दांतों के लिए काफी हानिकारक हो जाती है। जो ऊपर के जबड़े की जो ग्रोथ है वो कम होती है और दांत बाहर निकलते रहते हैं और ऊपर का जबड़ा नैरो होता रहता है। उससे जो दांत बाहर आ जाते हैं वो एक तरह से अच्छे नहीं लगते, मोहक नहीं लगते और बच्चा भी धीरे धीरे रियलाइज करता है कि अंगूठा चूसने से दांत बाहर आ रहे हैं। माँ बाप भी समझते हैं, पर ये आदत ऐसी बुरी जड़ पकड़ती है कि छूटती नहीं। यदि अंगूठा चूसने की आदत 5 या 6 वर्ष से अधिक चले तो इसका प्रभाव बच्चों के दांतों के विकास पर पड़ता है और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसको पूरी तरह छुड़ाने के लिए माँ बाप बच्चे को कोसे ना, प्यार से साइकोथेरेपी से समझाएं। नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं तो डेंटिस्ट के पास जाएं, उनके पास तरीके हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के। अप्लायंसेस होती हैं जो मुंह में फिट कर दी जाती हैं
ताकि जैसे ही बच्चा अंगूठा मुंह में डालता है उसे अपने अंगूठे पे चुभन महसूस होती है और वो अंगूठा बाहर निकाल देता है। इस अप्लायंस के लिए बच्चे को मनोवैज्ञानिक तौर पे भी थोड़ा तैयार करना पड़ता है और सपोर्टिव पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम डेंटिस्ट की हेल्प से सॉल्व की जा सकती है। इसको प्यार से सॉल्व करें, बच्चे से ज्यादा बहस ना करें और उसको कॉम्प्लेक्स ना दें। वो खुद भी बेचारा शायद परेशान है। अंगूठा चूसने से जो बच्चे के दांतों में विकृति आ गई, जो बाहर आ गए, वो भी टोटली करेक्टेबल है और जितनी जल्दी ये आदत छूटे और वो करेक्शन शुरू हो उतना अच्छा रहेगा। अंगूठा चूसने की आदत बच्चों के लिए छोड़ना मुश्किल हो सकता है, इसलिए समस्या के विषय में जानें और ये समझें कि इस अंगूठा चूसने की आदत को बच्चों से दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। G20 के सिलसिले में देश भर में अलग अलग कार्य समूहों की बैठक जारी है। वाराणसी में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन है। के द्वारा मानव स्वास्थ्य और स्वस्थ धरा पर आधारित है। आज की बैठक में कृषि से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनने के लिए मसौदा तैयार होगा। वहीं बैठक के दूसरे दिन विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर गहन मंथन वो कर रहे हैं। बैठक में पोषण युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि पर भी मंथन जारी है। डिजिटल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्री वैल्यू चेन पर भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया। साथ ही डिजिटल कृषि, अनाज की बर्बादी रोकने और पानी की खपत कम करने के डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इधर हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। बैठक में आए प्रतिनिधि इसके इतर कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने फलकनुमा पैलेस में सूफी संगीत का भी आनंद लिया। पैलेस पहुंचे तो वहां जमी सूफियाना महफिल में उन्होंने सूफी संगीत का आनंद लिया और खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आईटी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा भी इस मौके पर मेहमानों के साथ खूब थिरकते हुए नजर आए। इसके बाद फलकनुमा पैलेस से ही गाला डिनर के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत की वसुदेव कुटुंबकम की भावना को भरतनाट्यम और कथक के जरिए। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड के 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8,175 मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में रिकवरी रेट 98.67% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.14% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.39% दर्ज किया गया। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 63,562 है। इधर राज्य के कुछ जिलों में भी कोरोना संक्रमण के मामले में कुछ इजाफा देखा जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। पिछले दिनों कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर भी राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था। इधर कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 487 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों के झारखंड बंद का आज मिलाजुला असर देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में बंद का कुछ खास असर नहीं दिख रहा, जबकि ग्रामीण इलाकों में इससे सामान्य जनजीवन पर कुछ असर पड़ा है। बंद के समर्थन में प्रदर्शनकारी आज विभिन्न जगहों पर सड़क पर उतरे और नई नियोजन नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इधर झारखंड बंद के मद्देनजर झारखंड आदिविद परिषद ने आज होने वाली वर्ग 11वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आज होने वाली परीक्षा अब कल होगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड समेत समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान
45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। रांची और बोकारो को छोड़ अधिकांश जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 1-2 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन राहत की बात यह है कि उसके बाद अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकती है। कल से 24 अप्रैल तक जहां कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, वहीं आज भी राज्य के उत्तर, मध्य और दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में हीट वेव के आसार हैं। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर आज से स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है, जो 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। केजी से 5वीं तक की कक्षाएं सवेरे 7 से 11 बजे तक चलेंगी, जबकि कक्षा 6 से ऊपर की कक्षाएं सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। इधर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों के हितों के मद्देनजर गर्मी को देखते हुए एसओपी जारी किया है। उनके लिए लू से बचाव की तैयारियां जो है उसकी प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में बहुत गर्म मौसम में प्रभावों को कम करने के लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं उसमें उन्हें अंकित किया, जिसमें जो नियोक्ता हैं, कंपनियों के जो मालिक हैं और उद्योगों को ये निर्देश जारी करने के लिए कहा। दरअसल मौसम विभाग ने इस वर्ष उत्तर पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान। इधर भीषण गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गढ़वा में पुलिस के सौजन्य से रंका के बस स्टैंड में राहगीरों और आगंतुकों के लिए पानशाला की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2020 के मन की बात कार्यक्रम में छात्रों से अपने पूर्व संस्थानों से जुड़े रहने का आह्वान किया था। विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों का सम्मेलन आज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक समेत अन्य एजेंडों पर होगी चर्चा। कृषि मंत्री ने दुमका में कृषि अवसंरचना कोष जागरूकता अभियान का किया उद्घाटन। कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया बल। नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों की झारखंड बंद का मिलाजुला असर। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। जैक ने वर्ग 11वीं की परीक्षा को किया स्थगित। और राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों की समय सारणी में हुआ बदलाव। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी श्रमिकों के हित में जारी किया एसओपी।